गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए इस चैप्टर का लास्ट एटॉमिक फिजिक्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए हमको प्रीवियस का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वो याद होना चाहिए। ये जो हमने डिराइव किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक से, है ना। क्या था, माइनस में था 2π² mk² z²e⁴ अपॉन n² h²। ठीक है ना। तो इस फार्मूले से अगर हम पूरा सोल्व करें और सिर्फ नीचे n² को छोड़ के सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे, सारे की वैल्यू रख दें हम, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? तो उसकी वैल्यू आती है -13.6 अपॉन n²। ये वैल्यू आएगी, यानी कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k की वैल्यू कितनी होती है? k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है। ऐसी z की कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए? 1। E की कितनी होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 × 10⁻19। ठीक है। उसके बाद H प्लांक कांस्टेंट है ना। इन सब की वैल्यू रखने के बाद आप सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -13.6। ठीक है। और नीचे n² आएगा इससे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा -13.6 अपॉन n²। और ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक। तो ये तो बात होगी हमारी En के लिए। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1। n की जगह 1 रखेंगे तो E1 आ जाएगा अपने पास, यानी कि n की जगह 1 रख दिया तो E1 आ गया। नीचे 1 हो गया तो -13.6 E1, यानी कि ग्राउंड स्टेज। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज में होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले जो हमने डेरिवेशन कर लिए हैं उसी फॉर्मूले को अपने आगे यूज़ कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको जैसे प्रीवियस सेक्शन में बताया था E1 कैसे निकाला है। मैंने कहा था आपको -13.6 आएगा, तो वो कैसे आएगा? तो वो देखिए सारी वैल्यू रख दी अपन ने, 2π mk² z²e⁴ अपॉन h² और n², है ना। तो ये सारी वैल्यू हमने रख दी है, पर हमने सोल्व किया है इसको। ठीक है। सोल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 21.76 × 10⁻19 ये हमको मिलेगा सोल्व करने के बाद, और ये जूल में मिलेगा। ठीक है। तो जूल को किस में बदलना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1.6 × 10⁻19 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली ये फाइनल वैल्यू E1 लिखा है, यानी कि ग्राउंड स्टेज के लिए। ठीक है। फिर 2, 3, 4 वो सब एक्साइटेड स्टेज है। अब -13.6 अपॉन n² होता है, तो n की जगह अगर 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? ये रही। इसको कहेंगे E2। ऐसी n की जगह 3 रखेंगे तो उसको कहेंगे E3, यानी कि उसकी वैल्यू ये आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब माइनस में ना, ये सारी वैल्यू माइनस में आएगी। ऐसी n की जगह 4 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.85, ये भी माइनस में। n की जगह 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.54, ये भी माइनस में। और लास्ट में n की जगह 6 रखेंगे तो 6² डिवाइड होगा तो वैल्यू आएगी माइनस में 0.38। ओके। इस तरह से आपके पास E1, E2, E3, E4, E5, E6 कंप्लीट 6 ऑर्बिट के लिए हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ओके। और -13.6 को क्या कहते हैं? ये मैंने साइड में लिखा है। ये हमारी कहलाती है ग्राउंड स्टेज या नॉर्मल स्टेज कहलाती है। ओके। और इसके ऊपर जब भी हायर क्लास की बात करते हैं तो वो हमारी एक्साइटेड स्टेज कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं लिमिटेशन, है ना। लिमिटेशन क्या है? बोर्स थ्योरी की लिमिटेशन, बोर्स ने बहुत सारा चीज़ समझाई अपन को, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि उसने हाइड्रोजन के बारे में बताया है। ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा किसी के बारे में बताया नहीं, यानी कि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। लेकिन वो एक्साइट होकर एक्साइटेड क्लास में जाता है, मगर होता सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे जो एटम हैं, ऐसे एटम हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, उसके बारे में बोर्स की थ्योरी में कुछ भी बोला नहीं गया है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन होगी इसकी। सेकंड लिमिटेशन में ये है कि बोर्स ने ये नहीं बताया, जैसे जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना उसमें क्या होता है? सिंगल ऐसे लाइंस होती है। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है? कहीं की जगह बहुत ही क्लोज लाइन भी आ रही है। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो फीचर्स हैं, इसके बारे में बोर्स थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। सिंगल लाइन के बारे में बताया, लेकिन क्लोज पैरेलल जो ग्रुप लाइन आ रही है, क्लोज लाइन आ रही है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। ऐसे अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड लिमिट की, थर्ड लिमिट में क्या हुआ? बोर ने सर्कुलर ऑर्बिट को एज्यूम किया है।
अब उसने उसका कारण नहीं बताया कि सर्कुलर क्यों ऑब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट या कोई और शेप भी थे हम एज्यूम कर सकते थे, तो उसने सिर्फ सर्कुलर को ही एज्यूम किया था। ये भी एक लिमिटेशन है। इसे आगे देखें तो बोर्ड थ्योरी के अंदर फोर्थ लिमिटेशन देखें, जो लाइंस होती है स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे मैंने लाइन बनाई है, इन लाइंस की फ्रीक्वेंसी के बारे में बोर्ड ने बताया है। अपन ने पढ़ा था बोर्ड्स पोस्टुलेट के अंदर फ्रीक्वेंसी कंडीशन एच न्यू इज इक्वल टू पढ़ा था ना, E2 माइनस E1, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स ने ये नहीं बताया कि रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी कि जो ये सिंगल लाइंस हैं इनकी रिलेटिव जो इंटेंसिटी, इसके बारे में बोर्ड ने कुछ नहीं बताया। इंटेंसिटी आप 11 में पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में बोर्ड ने नहीं बताया, तो वो चौथी लिमिट हो गई। ऐसे फिफ्थ लिमिट के अंदर क्या आता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो आगे भी क्या होती है और स्प्लिट होती है, यानी कि और डिफरेंट टाइप में डिवाइड हो जाती है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइड होती है तो उसको ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं, और ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके बारे में बोर्ड्स ने इसके बारे में कुछ भी थ्योरी नहीं दी। तो ये भी एक इसकी फिफ्थ लिमिट है। इस तरह से 5 लिमिटेशन है जिसके बारे में बोर्ड ने अपनी थ्योरी में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ बताया नहीं है। तो बोर्ड ने जो भी अजम्पशन किए थे उसमें ये शामिल नहीं है, तो ये भी इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी, इसके बारे में नहीं बताया इसने। देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का तो एक्साइट होना यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ग्राउंड स्टेज पे है तो वो हायर क्लास पे जाएगा, है ना। तो जैसे E1 पे है और E2 पे जाएगा, तो E1 से E2 पे जाएगा तो वो क्या हो रहा है, वो एक्साइट होके जाएगा। तो उसको कितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये रहा E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 यानी कि E2 की कितनी वैल्यू थी, हमने जो निकाला उसमें E1 E2 में -3.4, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस तो आएगा इसी। फिर E1 की कितनी थी, -13.6, यानी कि एनर्जी माइनस में आएगी, और इस फॉर्मूले का अलग से माइनस जो बीच में लग रहा है वो, तो -3.4 माइनस 13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13.6 में से 3.4 माइनस हो गए तो प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को E1 स्टेज से E2 स्टेज में जाने में इतनी एनर्जी चाहिएगी, और इस एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। इसकी डेफिनेशन भी यही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेज यानी कि E1 टू एनी वन ऑफ एक्साइटेड स्टेज, यानी कि E1 से E3 जा सकता है, E4 जा सकता है, E5 जा सकता है, E2 जा सकता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो एटम से बाहर निकल जाए तो वो जो एटम है वो क्या होता है, आयोनाइज कहलाता है, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन देखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ द एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने एटम से बाहर निकल दिया। अब बाहर निकल दिया तो कहाँ गया वो, तो इन्फाइनाइट स्टेज पे चला गया, और इन्फाइनाइट स्टेज की एनर्जी कितनी होती है, तो ज़ीरो होती है। देखो ई इन्फिनिटी माइनस E1, यानी कि ई इन्फिनिटी यानी कि ज़ीरो माइनस E1 कितना होता है, ग्राउंड स्टेज की एनर्जी यानी कि -13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 13.6 आ जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, -13.6। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चार्ज किसी सरफेस को छोड़ता है तो सरफेस हो या कोई प्लेस हो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया एटम से, तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल, एटॉमिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।